तो आज बात करते हैं एक बड़े ही अजीब स्कूल की। मतलब स्कूल कम और एक इकोसिस्टम ज्यादा। एक ऐसा भारतीय हाई स्कूल जो कह सकते हैं किसी जेल जैसा था। चलिए फिर देखते हैं कि इस पूरी तरह से अस्त व्यस्त दुनिया के अंदर आखिर था क्या। देखा, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक कैद खाना था। और हर कैद खाने के अपने नियम, अपने कानून होते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम चलता कैसे था, इसके कैदी कौन थे, और भाई इसे चला कौन रहा था। किसी भी इकोसिस्टम की एक बाउंड्री होती है, एक सीमा, और इस स्कूल के लिए पहली चुनौती थी उस सीमा तक पहुंचना। ये कोई नॉर्मल स्कूल बस की राइड नहीं थी। अरे नहीं, ये तो हर रोज लड़ी जाने वाली एक जंग थी, एक तीर्थ यात्रा जहां हर मोड़ पर एक नया एडवेंचर इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो स्कूल पहुंचने का जो सफर था ना, वो अपने आप में एक मुकाबला था। रोज की रेस। एक तरफ भैया जी अपनी मैजिक वैन में, मतलब वो स्कूल नहीं ले जा रहे थे, वो तो शहर का 3-4 घंटे का पूरा टूर करा रहे थे। और दूसरी तरफ थे ऑटो वाले साहब। भाई साहब, वो तो एक ही ऑटो में जैसे पूरा का पूरा स्कूल भर के मौत से रेस लगा रहे थे। सेफ्टी? और इस सेफ्टी जैसी कोई चीज होती भी है क्या? भैया जी तो फिर भी रास्ते में गिरे हुए बच्चों को उठा लेते थे। ऑटो वाले के तो सारे बच्चे ही गायब हो जाते थे। और इस रोज के हंगामे के बीच हमारे नरेटर का एक बहुत ही जरूरी मिशन था, अपनी क्रश चमेली के बगल में बैठना। और इसके लिए जो प्लान बनाया गया था वो तो किसी फौजी ऑपरेशन से कम नहीं था। सुबह 5 बजे वैन में चढ़ जाओ, बस्ता रखकर सीट पर कब्जा करो और फिर गहरी नींद में चले जाने का नाटक करो। ये सब कुछ सिर्फ एक सीट के लिए, सोचिए तो जरा। तो जैसे तैसे सफर खत्म होता था और फिर शुरू होती थी असली कहानी। अब हमारा सामना होता था इस जेल की सबसे बड़ी अथॉरिटी से, एक ऐसी शख्सियत जो इस पूरे इकोसिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। तो मिलिए डॉन से, स्कूल की इंचार्ज। इनकी पर्सनालिटी अपने आप में एक खौफ का दूसरा नाम थी। कहते हैं कि समय के साथ इनकी हाइट कम हो रही थी, ये खड़े होकर कार चलाती थी और स्कूल की छत पर बैठकर एक स्नाइपर की तरह बच्चों पर नजर रखती थी। इनका राज पूरी तरह से तानाशाही वाला था, किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका लगने वाला है। और आपको पता है कि डॉन किस तरह की सीरियस जुर्म के लिए सजा सुनाती थी? गैर कानूनी पेन फाइट पर सट्टा लगाना। जी हाँ, इस स्कूल में यही सबसे बड़ा क्राइम था जिसकी सजा मौत से कम नहीं थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब पेन फाइट की बात निकली है तो चलिए इस इकोसिस्टम के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। यहाँ की जो करेंसी थी ना, वो पैसे नहीं थे। यहाँ की सबसे कीमती चीज थी स्टेशनरी। हम इसे पेन इकोनॉमी का नाम दे सकते हैं। एक ऐसी अनोखी दुनिया जहां आपका सोशल स्टेटस इस बात से तय होता था कि आपकी जेब में कौन सा पेन है। सच कहूं तो ये किसी स्टॉक मार्केट से कम कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब ये जो पूरा सिस्टम था, बड़ा मजेदार था। देखिए, सबसे नीचे आते थे बेचारे 3 रुपए वाले यूज एंड थ्रो पेन वाले, मतलब समझ लीजिए ये थे किसान वर्ग। फिर इनसे ऊपर थोड़ी इज्जत थी 5 रुपए वाले जिफी जेल वालों की, ये वर्किंग क्लास लोग थे। और फिर आते थे असली राजा महाराजा, जिनके पास होता था ट्राइमैक्स। ट्राइमैक्स सिर्फ लिखने की चीज नहीं थी, वो एक पहचान थी, एक स्टेटस सिंबल। जिसके पास ट्राइमैक्स होता था, लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। वो इस स्कूल के सोशल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर था। समझ लीजिए कि ये किसी राजा के ताज से कम नहीं था। चलिए अब बात करते हैं इस जेल के अधिकारियों की, यानी टीचर्स की। इस इकोसिस्टम में टीचर्स भी कोई नॉर्मल टीचर्स नहीं थे। वो सब अपने आप में एक से बढ़कर एक अजीब और सनकी कैरेक्टर्स थे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से, इंग्लिश टीचर, जिन्हें बच्चे प्यार से या शायद डर से छोटा भीम बुलाते थे। और ये नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। छोटा भीम का सबसे पसंदीदा काम था लड़कों को पीटना, और अपनी कम हाइट की वजह से वो उछल उछल कर थप्पड़ मारते थे। अफवाह तो ये भी थी कि जितनी गंभीर चोट उतना ज्यादा बोनस। और पढ़ाते कैसे थे? अरे वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर देते थे। समझ में किसी को कुछ नहीं आता था, पर डर सबको लगता था। अब मिलते हैं अगले फैकल्टी मेंबर से, एक ऐसा इंसान जो हमेशा शक के घेरे में रहता था, एक चलती फिरती मिस्ट्री। ये हैं भूषण सर, पीई टीचर। इन पर शक था कि ये बच्चों की तस्करी करने वाले किसी गैंग से जुड़े हैं। कहते हैं इनकी जांघों पर इनके नाम का टैटू था, और स्कूल में जब भी कोई चोरी होती थी ये सबसे पहले पहुंचते थे और पागलों की तरह बैग चेक करने लगते थे।
मतलब स्पोर्ट्स से ज्यादा इनकी दिलचस्पी कहीं और ही लगती थी, जो हमेशा एक राज ही बना रहा। अच्छा, टीचर्स की दुनिया से बाहर निकलकर अब देखते हैं कि इन कैदियों यानी स्टूडेंट्स की जिंदगी कैसी थी। वो इस माहौल में जिंदा कैसे रहते थे और इसके खिलाफ बगावत कैसे करते थे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक स्कूल के वॉशरूम में बच्चे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम क्या कर सकते हैं? इसका जो जवाब है वो आपको चौंका देगा और शायद थोड़ा परेशान भी कर दे। जवाब ये था, उनका सबसे प्रोडक्टिव काम था 4 लोगों का वॉशरूम में इकट्ठा होना, पानी की बोतलें खाली करना और फिर एक साथ पेशाब करना। इससे उनकी सोच और मकसद की अजीब भावना का पता चलता है। क्या पता, शायद यही उनकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। वॉशरूम सिर्फ प्रोडक्टिव कामों के लिए ही नहीं था, वो छोटे-मोटे जुर्म का भी गढ़ था। लाइट के बल्ब, नल, साबुन कुछ भी अपनी जगह पर सुरक्षित नहीं था। और हद तो तब हो गई जब कुछ महान लोग टॉयलेट केक को माउथ फ्रेशनेस समझकर खा गए। मतलब ये एक ऐसा इलाका था जहां कोई कानून नहीं चलता था। इन छात्रों का जो एटीट्यूड था वो इस एक लाइन में साफ झलकता है। उन्हें लगता था कि भाई हमने फीस दे दी है, अब तो स्कूल हमारा हो गया, अब तो प्रिंसिपल को आकर हमारे पैर छूने चाहिए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे ना कि फीस भर दी है, इनमें से ज्यादातर ने तो फीस दी ही नहीं थी। मतलब सारा कॉन्फिडेंस हवा में था। यही तो इस कहानी को और भी मजेदार बना देता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस स्कूल के इकोसिस्टम में जो ये अफरा तफरी थी, ये कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि ये तो इस सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा थी, एक फीचर था। सफ़र से लेकर वार्डन तक और टीचर से लेकर स्टूडेंट तक, हर कोई इस सुनियोजित पागलपन का एक हिस्सा था। और अंत में एक सवाल, ये कहानी भले ही मज़ेदार है, लेकिन क्या ये हाई स्कूल की हमारी अपनी यादों के बारे में कुछ नहीं कहती? शायद हम सब अपने स्कूल के दिनों को कुछ इसी तरह से याद करते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, अजीब और यादगार किरदारों से भरी एक कहानी की तरह। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।